हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द रियल क्लासेस में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की वे विधि। वे विधि में एक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा किया गया अंतिम वस्तुओं पर खर्च के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं। इस विधि में सबसे पहले जीडीपी निकलता है। वे विधि में सबसे पहले जीडीपी निकलता है, अर्थात बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय या सकल घरेलू उत्पाद। तो अंतिम वस्तुओं पर सभी क्षेत्र मिलकर, जैसे परिवार क्षेत्र वस्तु और सेवाओं पर उपभोग करता है, निजी क्षेत्र वस्तु और सेवाओं पर निवेश व्यय करता है, सरकारी क्षेत्र वस्तु और सेवाओं पर सरकारी व्यय करता है, और विदेशों से हम जो शुद्ध आयात निर्यात करते हैं उन सब के जोड़ को हम राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल करते हैं। अर्थात इन सब के समीशन को जब हम जोड़ते हैं तो हमें सबसे पहले जीडीपी प्राप्त होता है। इन सब के समीशन से हमें जीडीपी प्राप्त होता है। फिर चेंजिंग रूल लगा करके इसको हम राष्ट्रीय आय में परिवर्तित करते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब है NNPFC। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञात करने की वे विधि की छोटी सी डेफिनेशन है। इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के खरीदने के लिए किए गए व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। अर्थात जब हम राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों द्वारा किए गए खर्च को जोड़ते हैं तो उन सब को जोड़ने से जो आय प्राप्त होती है उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अर्थात जीडीपी को ज्ञात करने यानी कि राष्ट्रीय आय व्यय विधि के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए इस छोटे से फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। इसका फॉर्मूला है जीडीपी इक्वल टू निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी कि जो परिवार द्वारा वस्तु और सेवाओं पर अंतिम व्यय किया जा रहा है, उपभोग के लिए अंतिम व्यय किया जा रहा है, उससे निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलता है। उसके बाद सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकार द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किया गया खर्च। सरकार किस तरह की वस्तु और सेवाओं पर खर्च करती है? सरकार कभी कभी निवेश व्यय करती है, कभी कभी उपभोग व्यय भी करती है। जब सड़क आदि का निर्माण कर रही है तो सरकार निवेश व्यय कर रही है। जब सरकार सस्ती कीमतों पर गरीबों को अनाज उपलब्ध कराती है तो वो उपभोग व्यय कहलाता है। इसके बाद सकल घरेलू पूंजी निर्माण, यानी कि उत्पादन क्षेत्र द्वारा अपनी उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जो भी खर्च किया जा रहा है वो सारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण के अंदर आता है। पूंजी निर्माण निवेश का दूसरा नाम है। अगर मैं कहूँ पूंजी निर्माण तो वो निवेश का दूसरा नाम है। दूसरा है शुद्ध निर्यात। दो देशों के बीच में वस्तु और सेवाओं के बीच का अंतर शुद्ध निर्यात कहलाता है। सॉरी, वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात के बीच का अंतर शुद्ध निर्यात कहलाता है। अगर हमारे निर्यात ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, आयात कम है, निर्यात ज़्यादा आयात कम है, तो जो बचता है वो शुद्ध निर्यात है। अगर हमारे आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है तो वो शुद्ध आयात होता है। उसके बाद जब हम इस फॉर्मूले को फॉलो करके राष्ट्रीय जीडीपी निकाल लेंगे तो इस सूत्र के माध्यम से राष्ट्रीय आय में परिवर्तन करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में राष्ट्रीय आय के परिवर्तन के नियम बताए हुए हैं, उन्हें एक बार जाकर के देख लेना। जीडीपी यानी कि इसको हम 3 सेक्टर में डिवाइड करेंगे। जी, फिर उसके बाद डी, उसके बाद ये एमपी। इधर जो मैं निकालना है इसको भी 3 सेक्टर में डिवाइड करेंगे, एन और एफसी। पी दोनों में कॉमन है तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, फिर ये एक सकल की बात करें तो सकल एक बड़ा स्तर है। बड़े स्तर से छोटे स्तर पर जाया जाता है तो हमें कुछ चीज़ माइनस करनी होती है। माइनस क्या करनी होती है? माइनस होता है मूल्य ह्रास। फिर उसके बाद डी एक छोटा लेवल, एन एक बड़ा लेवल। छोटे लेवल से जब बड़े लेवल पर जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ प्लस करनी होती है, और डी और एन के बीच का जो चेंजिंग रूल है वो है NFI, यानी कि विदेशों से कमाई हुई आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। उसके बाद MP बाजार कीमत, जो वस्तु बाजार में बिक रही, कारक लागत जो फैक्ट्री में वस्तु की कीमत है सर, यानी कि टैक्स लगने से पहले जो वस्तु की कीमत है वो। MP बड़ा लेवल, FC छोटा लेवल, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो NIT यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि MP से अगर FC को घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो होगा आपका FC। MP में से NIT को घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो कारक लागत या फैक्टर कॉस्ट बचेगी। उसके बाद सकल घरेलू पूंजी निर्माण के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सकल स्थायी निवेश और स्टॉक में परिवर्तन। अगर ये दोनों चीज़ें हमें ना दी गई हों, तो हमें सकल घरेलू पूंजी निर्माण दिया होगा। अगर ये चीज़ें ना दी गई होगी तो हमें ये दोनों टुकड़े ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद डायरेक्टली बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल से। एग्जाम है आपके सामने ये। निम्नलिखित आंकड़ों से जीडीपी और जीडीपीएफ से ज्ञात कीजिए
यदि सकल निवेश यानी कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण, मैंने बताया था सकल निवेश का उदाहरण दूसरा नाम है पूंजी निर्माण, और सकल लगा दिया तो इसका मतलब है सकल घरेलू पूंजी निर्माण है। एक होता है सकल स्थायी निवेश और एक होता है सकल निवेश। स्थायी निवेश का मतलब होता है कि सिर्फ स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक, और स्थायी निवेश सिर्फ निवेश का मतलब होता है कि जिसमें आपका कच्चा माल या स्टॉक में परिवर्तन भी शामिल होता है, माल सूची निवेश। उसके बाद है शुद्ध निर्यात 10 करोड़, मूल्यह्रास 15 करोड़, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, इसे कहेंगे हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि NIT आपका 5। निजी उपभोग व्यय डायरेक्टली दिया हुआ है 350 करोड़, और सरकार द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद पर व्यय, यह है आपका 100 करोड़। अब इससे हमें क्या निकालना है? सबसे पहले GDP-MP निकालना है। तो पहला फॉर्मूला है आपका GDP-MP का, अर्थात इस फॉर्मूले अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो इसे कहेंगे हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय। इसको निकालने का फॉर्मूला है आपके सामने पीछे लिखा हुआ है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। तो डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक बार फॉर्मूले को गौर से देख लो। ठीक है, चलो सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सॉरी निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय आपको दिया है कितना? 350 करोड़। नाम कुछ और भी दे सकता है क्वेश्चन के अंदर, ऐसा नहीं है कि निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी व्यय भी कह सकता है, निजी उपभोग भी कह सकता है, या निजी अंतिम उपभोग व्यय भी कह सकता है, या निजी व्यय भी कह सकता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन बता सकता है आपको। फिर इसके बाद अगला है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय यानी कि जी आपको दिया हुआ है कितना? 100 करोड़। उसके बाद अगली चीज प्लस होनी है हमारी सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण में सकल स्थायी निवेश और स्टॉक में परिवर्तन दोनों शामिल होता है, लेकिन हमें क्या दिया है? सकल निवेश यानी कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण दिया हुआ है, तो हमें और चीजें शामिल करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद है हमारा क्या? शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात यानी कि निर्यात माइनस आयात, निर्यात और आयात के अंतर को हम शुद्ध निर्यात कहते हैं। यहाँ पर हमें शुद्ध निर्यात डायरेक्ट दिया हुआ है कितना? 10 करोड़। इन सब को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? GDP-MP। GDP-MP निकालेंगे यार 550 करोड़, 550 करोड़। उसके बाद हमसे क्या मांगा था क्वेश्चन ने मांगा था हमसे GDP-FC। जो भी निकालना है वो LHS रखेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे हम। उसके बाद जो दिया हुआ है वो हम राइट हैंड साइड, यानी कि GDP-MP हमारे पास आ चुका है। GDP-MP कितना है आपके पास? 550 करोड़। ठीक है, उसके बाद जी को जी में बदलना है। जी दोनों घर के वे दिए, यानी कि इनके साथ हमें कुछ चेंज नहीं करना है। डी और डी ये भी घर के वे दिए। MP और FC ये दोनों अलग अलग हैं, अगर ये आपस में भिड़ेंगे तो कुछ बढ़ेगा या फिर कुछ घटेगा। MP क्या हमारे पास? एक मोटा आदमी पैसे वाला, और एक FC है गरीब आदमी। अमीर आदमी से गरीब आदमी पैसे लेगा, यानी कि बाजार कीमत में से हम क्या करेंगे? कुछ पैसा कारक लागत को दे देंगे, तब जाकर के क्या होगा? हमारे मोटा आदमी गरीब आदमी के बराबर पहुंचेगा, या फिर गरीब आदमी मोटा आदमी के बराबर पहुंचेगा। अगर मैं MP में से माइनस कर दूंगा अपना NIT यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, कितना दे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मुझे 5 करोड़, यानी कि 5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास GDP-FC आ जाएगी कितनी? 545 करोड़। बस यही मुझे निकालना था इसके अंदर। यह है मेरा GDP-FC। अगर क्वेश्चन मुझसे कहता है कि इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे राष्ट्रीय आय निकाल के दिखाओ, राष्ट्रीय आय का सिंबल क्या होता है? राष्ट्रीय आय का एक छोटा सा सिंबल होता है NNPFC। अब मेरे पास GDP-MP भी आ चुका है और मेरे पास GDP-FC भी आ चुका है, तो जो मुझे बेस्ट लगता है मैं उसको कैरी करके अपना आंसर निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर GDP-FC को कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक स्टेप कम चलनी पड़ेगी। यहाँ MP है, MP को भी बदलना पड़ेगा, यहाँ FC निकला हुआ है तो मुझे FC को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं GDP-FC कैरी कर रहा हूँ। GDP-FC की वैल्यू है मेरे हाथ में 545 करोड़, 545 करोड़। उसके बाद इसका चेंजिंग रूल बता दूँ मैं आपको। G से N पर जाना है, ग्रॉस से नेट पर जाना है, तो आपको माइनस करना है क्या? डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास आपको माइनस करना है। डोमेस्टिक से फिर आपको कहाँ जाना है, नेशनल पर जाना है। छोटे लेवल से आपको बड़े पर जाना है, तो आपको प्लस करना होगा क्या, NFIA। उसके बाद FC दिया है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब दोनों चीज़ें बराबर हो तो हमें वहाँ पर ना तो कुछ प्लस करना होता है ना कुछ माइनस करना होता है। डेप्रिसिएशन की आपको वैल्यू दी है कितनी, मूल्य ह्रास आपको क्वेश्चन में दिया था 15 करोड़, कितना 15 करोड़ प्लस NFIA आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, -5 जो है जो फॉर्मूले में सिंबल चला है वो आप ऐसे ही कैरी करेंगे, बट जो वैल्यू है वो भी आप वैसे ही रखेंगे। प्लस किए तो प्लस में, माइनस किए तो माइनस में। 545 में से 15 जाएंगे तो 530 करोड़ बचेंगे, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस के 5। तो अर्थात हमारी जो राष्ट्रीय आय निकल के आ रही है वो कौन कौन बताया कितनी आ रही है, मैं बताता हूँ, 525 करोड़। बस इसी तरह से हमें कंटिन्यू करना है अपने सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आगे भी और वीडियो बनाने वाला हूँ मैं इसके बारे में, तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल से।